स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में हम मार्क्सिज्म पढ़ने वाले हैं। मार्क्सिज्म एज ए फिलॉसफी है क्या, कैसे सोशलिज्म आया और सोशलिज्म का भी एकदम एक्सट्रीम वर्जन मार्क्सिज्म आया। ठीक है, इसको जानेंगे। तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि 18th और 19th सेंचुरी जो थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सेंचुरी थी, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, और हम अच्छे से जानते हैं एक चीज, दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसका जो बेसिस था, इसके पीछे जो आइडियोलॉजी थी, दैट आइडियोलॉजी वाज नोन एज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म इमर्ज होता है क्लासिकल लिबरलिज्म से। क्लासिकल लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म में कुछ बातें जो कॉमन है वो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। लिबरलिज्म या क्लासिकल लिबरलिज्म लिबर्टी की बात करता है, जहां पर लिबर्टी इज द प्राइम वैल्यू। ठीक है, हर जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि लिबर्टी एज ए वैल्यू को प्रिजर्व करके रखे, मैक्सिमाइज करे हर इंडिविजुअल की लिबर्टी को। दैट इज क्लासिकल लिबरलिज्म। और इसी वजह से क्लासिकल लिबरलिज्म ये बोलता है कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी दोनों जो हैं ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। दैट इफ यू विल गो एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट और ट्राई टू ब्रिंग इक्वालिटी, इट विल कॉम्प्रोमाइज लिबर्टी। और इसी वजह से आपको लिबर्टी पे फोकस करना है, इक्वालिटी पे फोकस नहीं करना है। इसी वजह से यहां पे मिनिमम स्टेट की बात की जाती है, दैट स्टेट शुड बी द मिनिमम स्टेट। आपका जो स्टेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम स्टेट होना चाहिए। क्योंकि देखो, स्टेट यदि ज्यादा होगा, ज्यादा का मतलब है ना, स्टेट की पावर्स ज्यादा होंगी। स्टेट यदि बहुत ज्यादा मामलों में हस्तक्षेप करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और इसी वजह से ये मिनिमम स्टेट या नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करते हैं, दैट स्टेट शुड बी नाइट वॉचमैन स्टेट। स्टेट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करना है। और इसी वजह से जब लिबर्टी की बात आती है तो यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात आ जाती है कि हर इंसान को यह अधिकार है कि वो अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा धन कमाए, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल अर्जित करे, प्रॉफिट कमाए। और इसी वजह से यहां से निकल के आता है एक ऐसा सिस्टम जिसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म। सो कैपिटलिज्म, आप ये बोल सकते हो कि लिबरलिज्म एक ओवरऑल फिलॉसफी है और कैपिटलिज्म उस ओवरऑल फिलॉसफी का इकोनॉमिक पार्ट है। यस और नो? तो ये उसका इकोनॉमिक पार्ट हो गया लिबरलिज्म का, जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी या कैपिटलिस्ट क्लास का एग्जिस्टेंस होता है। और इसी वजह से इस फिलॉसफी को बेस मानते हुए यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। ठीक है, 18th और 19th सेंचुरी में, स्पेशली इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री एंड इन नॉर्थ अमेरिका, जहां पे आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। और आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रॉस्पेरिटी तो आती है ना, इनोवेशन तो होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, जो कि पॉजिटिव होता है ना। एक ऐसी लाइफ आ जाती है लोगों की जो पहले कभी इमेजिन भी नहीं की थी। इतने सारे इनोवेशन एक के बाद एक होने लगते हैं जो कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी पे पड़ते हैं और वो नेगेटिव इंपैक्ट सोशलिज्म को जन्म देते हैं। और देखो, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो कैपिटलिज्म एज एन आइडियोलॉजी के बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट हुए सोसाइटी पे, लेकिन उसके नेगेटिव इंपैक्ट कुछ इस प्रकार से हुए कि उसने एक नई आइडियोलॉजी, एक नई फिलॉसफी को जन्म दिया, जिसे हम कहेंगे सोशलिज्म। तो ये पहली चीज तो ये कि हुआ क्या, ठीक है, नेगेटिव क्या हुआ। तो देखो, वर्किंग क्लास है ना, एक ऐसी क्लास बन गई जिसके पास कैपिटल था। कैपिटल मतलब जिसके पास पैसा था, पूंजीपति। ठीक है, और एक ऐसी क्लास बन के आई जो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम करते थे, जिन्हें कहा गया वर्किंग क्लास, या मार्क्स इन्हें कहेगा प्रोलेटेरिएट। ठीक है, यहां पे ये होने लगा कि वर्किंग क्लास
प्रोलेटेरिएट इनका एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। ठीक है, अनरेगुलेटेड वर्किंग आवर्स, पुअर वर्किंग कंडीशन, लो वेजेस, अनरेगुलेटेड वर्किंग आवर्स, 12-12, 15-15 घंटे, यहां तक कि महिलाओं और बच्चों को भी काम करना पड़ रहा था, और वो भी हैजार्डस कंडीशन में। इसके अलावा पॉवर्टी, ओवर क्राउडेड स्लम्स, अमीर लोग अपनी कोठियों में रहते थे लेकिन गरीब स्लम्स में रहते थे, वर्किंग क्लास। ठीक है, इसकी वजह से क्लास डिवाइड हो गया। वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बना क्लास डिविजन। यहां पर दो प्रकार की क्लास बन गई, एक ऐसा क्लास जिसके पास सब कुछ है, बुर्जुआजी, जिसे कैपिटलिस्ट क्लास कहा गया है ना, मार्क्स इन्हें कहेगा बुर्जुआजी, और एक ऐसा क्लास बना जिसे कहेंगे लेबर क्लास या प्रोलेटेरिएट। ठीक है, और यहां से, ठीक है, एक ऐसी चीज निकल के आई जब ये, और देखो यहां पे हुआ क्या, वर्किंग क्लास हमेशा मेजोरिटी में था और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ माइनॉरिटी, मतलब बुर्जुआजी के पास था। माइनॉरिटीज आर कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं ना कि यू कैन नॉट हैव, क्या बोल सकते हैं, आइलैंड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी इन द ओशियन ऑफ पॉवर्टी। तो एक वैसी सिचुएशन वेस्टर्न सोसाइटी में बन गई कि वहां पर एक छोटे छोटे से आइलैंड्स थे प्रोस्पेरिटी के इन द ओशियन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, मतलब वर्किंग क्लास जो था वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित था, वर्किंग क्लास बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेड फील करता था, वर्किंग क्लास की लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, अनरेगुलेटेड वर्किंग आवर्स थे, वेजेस टाइम पे नहीं मिलते थे और कम मिलते थे। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो कैपिटलिस्ट क्लास था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का भरपूर आनंद उठा रहा था। ठीक है, इसकी वजह से वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में दो क्लासेस बन गई, क्लास डिवीजन हो गया। ठीक है, एक मेजोरिटी सेक्शन मतलब प्रोलेटेरिएट, और दूसरा माइनॉरिटी सेक्शन जिसे हम कहेंगे कैपिटलिस्ट या बुर्जुआजी क्लास। इस सिचुएशन का जो हल है वो सोशलिज्म एक अल्टरनेट आइडियोलॉजी के माध्यम से दिया जाने लगा, है ना, उसे हम कहेंगे सोशलिज्म। आगे बढ़ने के पहले एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट आप सुन लीजिए कि ये बैच जो अभी फिलोसफी का स्टार्ट हुआ है वो 10 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। ठीक है, बैच स्टार्ट कल से, उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, 10 अप्रैल को ये बैच क्लोज हो जाएगा। तो आपको यदि फिलोसफी मुझसे पढ़ना है देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच। यू शुड यूज SU live code, SULIVE कोड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके फीचर्स कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे 5 ऐसे की क्लासेस इसी के साथ मिलेगी, मतलब आपको 250 मार्क्स के 2 जो ऐसे आते हैं, क्योंकि फिलोसॉफिकल ऐसे आजकल आ रहे हैं, तो हम फिलोसफी क्लासेस के साथ उनको कंटिन्यूएशन में पढ़ लेंगे। और एथिक्स एनरिचमेंट के लिए भी 5 क्लासेस है, लगभग 15 से 20 घंटे का रिकॉर्डेड सेशन आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका एसए की और एथिक्स की जो भी रिक्वायरमेंट है, मतलब एडिशनल 250 मार्क्स का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो एथिक्स और एसए की प्रिपरेशन क्योंकि फिलोसफी के साथ अलाइंड होती है, तो इसी वजह से हम उसको अलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे एडिशनल फीचर्स आपको मिलेंगे इस फिलोसफी बैच के साथ। तो आपको ज्वाइन करना है तो आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे यदि मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा टेलीग्राम चैनल, और ये रहा आईडी, और ये रहा उसका QR कोड, आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसी एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशन के लिए एक नई आइडियोलॉजी आई जिसे हम कहेंगे सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या है ना, इस आइडियोलॉजी को कैपिटलिज्म के अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी के रूप में देखा गया। ठीक है, जैसे कैपिटलिज्म में बात थी कि वहां पर लिबर्टी बहुत सबसे इंपॉर्टेंट आइडियल था, यहां पे इक्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट आइडियल है। ठीक है, अब जब वहां पे लिबर्टी था, यहां पे इक्वालिटी, और इक्वालिटी कौन लेकर के आएगा, स्टेट। तो यहां पे स्टेट को कहा गया वेलफेयर स्टेट, क्योंकि स्टेट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लेकर के आएगा। वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हम सब अच्छे से समझते हैं, है ना, कि जो लोग वेल टू डू है उन पे थोड़ा सा ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। एक ऐसा वर्ग जो टैक्स दे नहीं सकता उस पर टैक्स लगाया ही नहीं जाएगा।
ठीक है, तो मतलब एक रीडिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हो। तो वेलफेयर स्टेट, ठीक है, वेलफेयर स्टेट होगा, मिनिमम स्टेट नहीं होगा, वेलफेयर स्टेट होगा। इक्वालिटी सबसे प्रमुख आइडियल होगा जो लाने की कोशिश होगी। इसके अलावा देखिए, वहां पर जो इकोनॉमी थी वो मार्केट इकोनॉमी थी, मार्केट के हिसाब से चलती थी, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलती थी। अच्छा, मार्केट इकोनॉमी होती क्या है, आपसे कोई पूछे कि मार्केट इकोनॉमी क्या है, तो सिंपल सा एक आंसर हम देंगे कि मार्केट इकोनॉमी में आप यदि पे कर सकते हो तो आप पे करके सुविधा, मतलब जो भी लाभ उठाना चाहते हैं उठा लीजिए। यदि आप पे नहीं कर सकते हो तो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं दी जाएगी। आप मर भी रहे हो तब भी आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसको पे नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। समझ रहे हैं? उसे कहते हैं मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, जहां पर बेसिक मिनिमम नीड्स भी पूरी नहीं की जाती है, ठीक है। हालांकि कंप्लीट मार्केट इकोनॉमी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोशलिस्टिक इन्फ्लुएंस तो होता ही है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है, इट इज स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। यहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उस पे स्टेट का कंट्रोल होता है। अब आप पूछोगे सर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? देखिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन समझ लीजिए इसको ध्यान से। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीज होती है ना, जिससे आप बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्सेज है ना, जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उन्हें आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हो। फैक्ट्रीज आर वन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जितने भी हैं, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हो या कोई अन्य प्रकार के रिसोर्सेज हो, इन सबको आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हो। इन सब पर स्टेट का कंट्रोल होगा, प्राइवेट ओनरशिप ना के बराबर होगी, जिसे आप कह सकते हो सोशलिज्म। तो हुआ क्या कि जब इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया तो सोशलिज्म एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी आई, और ये आइडियोलॉजी का उद्देश्य क्या था? इस आइडियोलॉजी का उद्देश्य था कि जो कैपिटलिज्म के नेगेटिव इंपैक्ट आए हैं उन सबको सुधार दें, ठीक है। तो यहां पे कलेक्टिव ओनरशिप या स्टेट ओनरशिप की बात की गई, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की गई, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, सोशल वेलफेयर एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब की बात की गई। तो ये तो आइडियोलॉजी थी। इसको लागू कैसे किया जाए, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे बात थी कि भाई इसको कैसे लागू किया जाएगा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो जो इनिशियल थिंकर्स थे, है ना, उन्होंने कुछ बातें कही कि यार इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनको परस्यूएड करो, उनको बताओ कि आपके जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका जो मन है वो पिघल जाए और वो वर्किंग क्लास के लिए कुछ अच्छा करने लगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना, वो वर्किंग क्लास के लिए कुछ अच्छा कर दें। वॉल्यूंटरी कॉपरेशन, emphasized peaceful voluntary participation in communal living, believing moral persuasion could inspire social change. Idealized community, utopian socialist proposed small self-sufficient communities where resources, labor and wealth are shared equally. आप समझ रहे हैं? तो अर्लियर जो सोशलिस्ट थे उन्हें कहा गया यूटोपियन सोशलिस्ट, ठीक है। ये एक यूटोपियन आइडिया दिया जिसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि आप कैपिटलिस्ट क्लास को ये नहीं बोल सकते कि यार आप अपना प्रॉफिट छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ेगा यार अपना प्रॉफिट। तो इन्होंने फिर भी ट्राई किया कि आप अपना प्रॉफिट छोड़ दीजिए। तो उस प्रॉफिट छोड़ने वाला जो काम था, परस्यूएड करने वाला काम, इसे यूटोपियन सोशलिस्ट कहा गया, ठीक है। दे क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, हाईलाइटेड डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मार्क्स आते हैं और मार्क्स कहते हैं, मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल, ये सब सोशलिस्ट जो यूटोपियन सोशलिस्ट हैं उनके नाम है। हेनरी दी सेंट सिमन, ठीक है, चार्ल्स फोरियर, ठीक है, रॉबर्ट ओवन,
सब लोगों ने लगभग सेम ही बातें कही, ठीक। अब आते हैं मार्क्सिज्म पे। लेकिन मार्क्स ने कहा यार कि आप कैसी बातें करते हो यार, ठीक है, आप कैपिटलिस्ट क्लास जिसको प्रॉफिट लेने की आदत पड़ गई है, जिसको वर्कर्स का खून चूसने की आदत पड़ गई है, उस क्लास को कैसे परस्यूएड कर सकते हो? या तो आप इकोनॉमी मतलब जो कैपिटल होता है उसका नेचर ही नहीं जानते हो, आप हिस्ट्री को समझे ही नहीं हो अच्छे से, आपको समझ ही नहीं है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की, आपने हिस्ट्री को इकोनॉमिक एंगल से देखा ही नहीं है, और इस वजह से आपने यूटोपियन बातें कही हैं। तो मार्क्स ने क्या किया, जो अर्ली सोशलिस्ट थे उनके आइडियाज को पहले तो क्रिटिसाइज किया। उनके आइडिया को मार्क्स कहते हैं कि दीज आइडियाज आर यूटोपियन सोशलिस्टिक आइडियाज, जिनको मैं क्रिटिसाइज करता हूं क्योंकि इनसे कुछ भी नहीं होना है। और मार्क्स ने अपने जो सोशलिज्म था उसे कहा साइंटिफिक सोशलिज्म। मार्क्स ने कहा कि ये सब यूटोपियन बातें करनी नहीं है, मैं आपको बात बताता हूं और ये है मेरा साइंटिफिक सोशलिज्म, ठीक है। तो मार्क्स ने वही कहा कि लैक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स ने बताया कि आपको शायद इकोनॉमी और हिस्ट्री की समझ नहीं है कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। मार्क्स ने कहा कि यार आपने क्लास स्ट्रगल को नेग्लेक्ट किया है, क्लास डिवीजन इज द रियलिटी इन वेस्टर्न सोसाइटी, और आप बोल रहे हो कि हम पीसफुल कम्यून, छोटी छोटी कम्युनिटी बना करके कोऑपरेटिवली रहेंगे, कैपिटलिस्ट क्लास को मोरली परस्यूएड कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यूनिवर्सल यूटोपियन बिलीव इन यूनिवर्सल कॉपरेशन अक्रॉस क्लासेस अपीलिंग द बुर्जुआजीज मोरालिटी, इम्प्रैक्टिकल आइडियलिज्म। मार्क्स ने कहा कि यार ये सब इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, हमारा जो सोशलिज्म है, मैं और फ्रेडरिक एंजल जो दे रहे हैं, इसे साइंटिफिक सोशलिज्म कहेंगे, और इसके आइडियाज जो हैं मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में हाईलाइट किए। ये उनकी बुक थी कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, और उन्होंने अपनी बुक में एक एक करके थ्योरी समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये था बैकग्राउंड। अब हम पढ़ते हैं मार्क्सिज्म, कि मार्क्सिज्म आया कैसे, ठीक है। मार्क्स ने वो सारी चीजें क्रिटिसाइज कर दी, ठीक है। देख लो ये सारे मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन, स्टालिन, सब यहां पे देख लो, ठीक है। तो मार्क्सिज्म, मैं सीधा मार्क्सिज्म पे आता हूं, और मार्क्सिज्म के ये सारे पॉइंट्स हैं जो एक एक करके समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहला पॉइंट है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स ने कहा कि देखो यार, एक चीज बताता हूं मैं आपको, डायलेक्टिक और मटेरियलिज्म दोनों चीज को अच्छे से समझाते हैं, डायलेक्टिकल एंड मटेरियलिज्म। आप ये बोल सकते हैं कि ये मार्क्सिज्म का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, इट इज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। मटेरियलिज्म मतलब मार्क्स ये बोलता है कि यार मैटर इज द रियलिटी, ठीक है, मैटर इज द रियलिटी। और मैटर मतलब उसने कहा कि इकोनॉमिक फोर्सेस जो हैं वो रियलिटी हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो रियलिटी हैं। और डायलेक्टिकल अप्रोच होती है, डायलेक्टिकल का मतलब होता है कि जो रियलिटी है, ठीक है, वो डायलेक्टिकली इवॉल्व होती है। डायलेक्टिकल मतलब थीसिस, एंटीथीसिस। मार्क्स ने कहा, ठीक है, मार्क्स के पहले एक थिंकर हुए, आपने नाम सुना होगा, हीगल। हीगल ने कहा था कि आइडिया विल इवॉल्व डायलेक्टिकली टिल द एब्सोल्यूट आइडिया विल बी अचीव्ड, ठीक है। तो होगा क्या, एक फोर्सेस होगा और एक एंटी फोर्स होगा, और फोर्स और एंटी फोर्स दोनों प्रेजेंट रहेंगे साइमल्टेनियसली इन एनी सोसाइटी, और इसके बाद एक टाइम के बाद में इन दोनों का सिंथेसिस हो जाएगा, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर से काउंटर फोर्स सोसाइटी में आएगा जिसे एंटीथीसिस कहा जाएगा, और ये पार्ट थीसिस बन जाएगा, फिर से इन दोनों का सिंथेसिस हो जाएगा, और फिर से एक नया काउंटर फोर्स जनरेट हो जाएगा, और ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। लेकिन हीगल ने कहा था, हीगल का जो आइडिया था उसे कहा गया था डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। मार्क्स ने कहा कि देखो यार, हीगल वाज स्टैंडिंग ऑन इट्स हेड,
मार्क्स ने कहा कि यार हीगल ना अपने सर के बल खड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं अब उसको सीधा करने वाला हूं। मतलब आइडियाज जो हैं वो डायलेक्टिकली इवॉल्व नहीं होते हैं, डायलेक्टिकल इवॉल्व होता है मैटर या मटेरियल फोर्सेस। हर समय सोसाइटी में दो फोर्स होते हैं, एक कोई भी फोर्स होगा और उसके काउंटर में कोई ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, और वो एक टाइम के बाद में दोनों सिंथेसिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पे कहूं कि एक तरफ कैपिटलिज्म है, एक तरफ सोशलिज्म है। कैपिटलिज्म सोशलिज्म एक टाइम के बाद में आकर के क्या बन गए, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल बन गया। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल के अगेंस्ट में फिर से एक काउंटर ट्रेंड आया जिसे हम कहते हैं नियो लिबरलिज्म। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, लेकिन फिर से एक यहां पे सिंथेसिस हो गई जिसे हम कहेंगे इगैलिटेरियनिज्म। फिर एक काउंटर ट्रेंड आएगा जिसे आप एलपीजी बोल दो। तो ऐसे यहां पे मार्क्स ने कहा कि इस प्रकार से मटेरियल फोर्सेस, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। सोसाइटी का इवोल्यूशन मार्क्स के हिसाब से आइडिया के इवॉल्व होने पे नहीं होता है, जबकि वो किसके होने पे होता है, इकोनॉमिक फोर्सेस के होने पे होता है। और इस इवोल्यूशन का जो लास्ट स्टेज होगा वो होगा आइडियल कम्युनिस्ट सोसाइटी। मार्क्स का कहना है कि जो लास्ट स्टेज होगा वो होगा आइडियल कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए, तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इज द फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, और फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ मार्क्सिज्म विच कंबाइंस हीगल्स डायलेक्टिक विद द मटेरियलिज्म। डायलेक्टिक का मतलब चेंजेस अकर्स थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन, थीसिस वर्सेस एंटीथीसिस दैट रिजॉल्व इन अ न्यू सिंथेसिस। फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल ड्राइव्स द सोशल चेंज। ठीक है, एंड मटेरियलिज्म मीन्स material world is primary and ideas are the reflections of these conditions। ठीक है, अब मार्क्स ने क्या कहा, उस डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म वाला जो था उसको हिस्टोरिकली अप्लाई करके देखा, है ना। मार्क्स ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को हिस्ट्री में अप्लाई किया, जिसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी कहते हैं। मार्क्स ने कहा कि हिस्ट्री को भी इकोनॉमी के हिसाब से समझते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से समझते हैं। मार्क्स कहते हैं कि यार सबसे पहले जो था वो एंशिएंट ट्राइबल सोसाइटी थी जहां पे कम्युनिज्म था, ट्राइबल कम्युनिज्म। फिर आ गई स्लेव एम्पायर्स। ठीक है, स्लेव मतलब यहां पे क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी में कुछ तो स्लेव्स हो गए, ठीक है, और कुछ स्लेव ओनर्स हो गए जिन्हें हम मास्टर्स भी कहेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सोसाइटी में क्लास डिवीजन था डिपेंडिंग ऑन देयर कंट्रोल ओवर कैपिटल। फिर फ्यूडल किंगडम से स्थापित हुए। मार्क्स ने कहा कि यार फिर फ्यूडलिज्म आ गया। फ्यूडलिज्म में क्या हुआ, दो बातें हुई, ठीक है, क्या क्या, एक फ्यूडल लॉर्ड्स थे और एक सर्व्स थे। यहां पे भी कैपिटल पे जिसका कंट्रोल था उसने एक्सप्लॉइट किया, वहां पे भी एक्सप्लॉइट किया। फिर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आ गई, यहां पे एक बुर्जुआजी है और एक प्रोलेटेरिएट है, मतलब जो एक कैपिटलिस्ट क्लास है और एक वर्किंग क्लास है। तो हर बार क्लास स्ट्रगल चल ही रहा है और इस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेज सोसाइटी की आएगी वो आएगी आइडियल कम्युनिस्ट सोसाइटी, जहां पर ये क्लास स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। हमें ये क्लास स्ट्रगल खत्म करना है। क्यों? क्योंकि देखो ये क्लास स्ट्रगल प्रेजेंट है, इसी वजह से सोसाइटी इवॉल्व होती जा रही है। आइडियल कम्युनिस्ट सोसाइटी एक ऐसी स्टेज आएगी सोसाइटी की वेयर देयर विल बी नो क्लास, इट इज क्लास लेस सोसाइटी, इट इज स्टेट लेस सोसाइटी। समझे बात को, क्लास लेस स्टेट लेस सोसाइटी आ जाएगी। और जब क्लास ही नहीं होगी, स्टेट ही नहीं होगा, तो सोसाइटी इवॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि ये परफेक्ट स्टेज हो जाएगी सोसाइटी की। मार्क्स कहते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन जब तक रहेगा, मतलब देखो कैपिटलिस्ट पे जिसका कंट्रोल है, रिसोर्सेस पे जिसका कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं दूसरे को एक्सप्लॉइट करता जा रहा है। जब स्लेव थे और स्लेव ओनर्स थे तो मास्टर्स ने स्लेव्स को एक्सप्लॉइट किया। कॉन्ट्राडिक्शन था, इवॉल्व हो गई सोसाइटी। कॉन्ट्राडिक्शन था फ्यूडल किंगडम्स में, इवॉल्व हो गई सोसाइटी। कैपिटलिज्म में कॉन्ट्राडिक्शन है, इवॉल्व होगी सोसाइटी।
लेकिन जब सोसाइटी के सारे कॉन्ट्रडिक्शंस ही चले जाएंगे, आइडियल कम्युनिस्ट सोसाइटी आ जाएगी विच इज अ परफेक्ट सोसाइटी, वहां पे इवोल्यूशन रुक जाएगा, विच इज नोन एज, विच इज कॉल्ड एज एंड ऑफ हिस्ट्री बाय मार्क्स, एंड ऑफ हिस्ट्री बाय मार्क्स। दिस इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, मार्क्स ने कहा कि यही है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक, समझ में आया? देखो, सोसाइटी इवॉल्व थ्रू स्टेजेस, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म बेस्ड ऑन चेंजेस इन प्रोडक्टिव फोर्सेस। ठीक है, ईच स्टेट कंटेन कॉन्ट्रडिक्शन विच लीड्स टू इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द नेक्स्ट स्टेज। लेकिन आप जब ये सारा ही हटा दोगे तो क्या होगा? जब कॉन्ट्रडिक्शन ही आपने हटा दी है तो क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा। मार्क्स ने कुछ और बातें कही। मार्क्स के ये मार्क्सिज्म का पार्ट है फिर, है ना, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। मार्क्स कहते हैं कि यार देखो, प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि प्रॉफिट पूरा का पूरा ले लेता है कौन? कैपिटलिस्ट क्लास, और सिर्फ वेजेस देता है किसको? लेबर्स को। लेकिन लेबर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन, जैसे कहते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस या लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, है ना। द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द सोशली नेसेसरी लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट। तो मार्क्स का यह मानना है कि किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी क्रिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लेबर, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेबर को जाना चाहिए। लेकिन कैपिटलिस्टिक सिस्टम में ये प्रॉफिट इंडस्ट्रियल सोसाइटी उठा लेती है, लेबर्स को नहीं मिलता है। तो मार्क्स का कहना है दिस इज थेफ्ट, ये चोरी है और इसे बंद करो, मैक्सिमम प्रॉफिट लेबर को दो। ठीक है, तुम जिसके पास कैपिटल है वो सारा प्रॉफिट ले लेते हैं, बम्पर प्रोडक्शन करते हैं, बेचते हैं, और जब प्रॉफिट डिक्लाइन होता है तो हमारे वेज कट कर देते हैं, लेकिन प्रॉफिट हमसे शेयर नहीं करते हैं। हमसे प्रॉफिट शेयर करना शुरू करो, और ये सरप्लस जो अक्वायर कर लेते हैं यही बनता है कारण एक्सप्लॉयटेशन का। ठीक है, जिसे कहा थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू विच डिपेंड्स अपॉन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। आप कहोगे सर ये बकवास बात है। लेबर प्राइमरी फैक्टर नहीं है किसी भी प्रोडक्शन का, किसी भी प्रोडक्शन पे चले जाओ, लेबर इज नॉट द प्राइमरी फैक्टर। ठीक है, आज की डेट में लेबर रिप्लेस होता जा रहा है कैपिटल से। यदि लेबर प्राइमरी फैक्टर होता तो रिप्लेस नहीं होता मशीनों से, है ना। जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे एक खेत जोतने में 10 लोग लगते थे, आज एक ट्रैक्टर एक लेबर ने सारा काम कर दिया, मतलब यह है कि लेबर रिप्लेसेबल है। तो मार्क्सिज्म यहां पे गलत बैठता है। ठीक है, और प्रॉफिट तो बिना प्रॉफिट के कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आगे कैसे बढ़ेगा? क्लास स्ट्रगल पे आते हैं। तो मार्क्स ने कहा कि सोसाइटी में 2 क्लासेस होंगी हमेशा, एक बुर्जुआजी, एक प्रोलेटेरिएट। ठीक है, और क्लास स्ट्रगल, क्लास प्रेजेंट है और कॉन्ट्राडिक्शन है, एक एक्सप्लॉइटेड है एक एक्सप्लॉइटेटर है, तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो अब क्लास स्ट्रगल होगा कब? जब देखो 2 हैं, एक प्रोलेटेरिएट है और एक बुर्जुआजी है। तो होगा क्या? प्रोलेटेरिएट में जब क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगी, क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज होकर के रिवोल्ट करेंगे। रिवोल्ट में ये अपना हक छीन लेंगे, जो अपना हक है उसको ले लेंगे वापस। समझ है? इनका हक क्या है? कंट्रोल ओवर मींस ऑफ प्रोडक्शन, कंट्रोल ओवर फैक्ट्रीज, कंट्रोल ओवर सरप्लस, सबको छीन लेंगे। ठीक है, बहुत आइडियलिस्टिक बातें कही है मार्क्स ने, लेकिन और ऐसा हुआ भी है, कहीं कहीं आपने देखा होगा। ठीक है, कि ऐसा हुआ भी है, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। तो क्लास वाला आपको क्लियर हुआ। ठीक है, मार्क्स का कहना है कि देखो यार, क्लास डिवीजन प्रेजेंट है तो क्लास स्ट्रगल होके रहेगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रोलेटेरिएट है और बुर्जुआजी है। प्रोलेटेरिएट जो होते हैं ये संगठित नहीं होते। मार्क्स का कहना है कि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं।
क्योंकि इनके पास अच्छी हेल्थ केयर, अच्छा एजुकेशन, अच्छे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होते हैं, तो ये डिवाइडेड रहते हैं और इस वजह से इनमें क्लास कॉन्शियसनेस आने में देर लगती है। ठीक है, लेकिन बुर्जुआजी जो है वो संगठित रहते हैं, उनके उनके अधिकार पता होते हैं, उनके उनके अपने हित पता होते हैं। ठीक है, तो ये संगठित रहते हैं और इसी वजह से इनको ओवरथ्रो कर पाना मुश्किल है। लेकिन इनके पास एक फायदा है, प्रोलेटेरिएट, ये संगठित नहीं है लेकिन मेजोरिटी में है। एक बार ये संगठित हो गए तो ये इनको उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा मार्क्स का कहना है। और कैसे उखाड़ेंगे? थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। मार्क्स का कहना है कि एक बार संगठित हो गए तो रेवोल्यूशन होगा, और रेवोल्यूशन ऐसा होगा जिसका टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे ही प्रोलेटेरिएट में क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगी वैसे ही वो रिवोल्ट कर देंगे, और रिवोल्ट होगा, सीधी सी बात है, वो अपना जो हक है उसको लेने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा। कैपिटलिस्ट क्लास उनको उनका हक नहीं देगी। ऐसे में मार्क्स कहते हैं कि आपको वायलेंट होना पड़ेगा। ये इतने दिनों से आपका हक खाते थे, आपको भी इन पे वायलेंट होकर के चढ़ जाना है। अब आप देखो बात यहां पे हो क्या रहा है कि मार्क्स वायलेंस को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, और वो भी, और ये हुआ है वायलेंस, है ना, जहां जहां कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस हुए हैं वहां वहां ये वायलेंस हुआ है, और मार्क्स ये प्रमोट करता है रेवोल्यूशनरी प्रोसेस। द वर्किंग क्लास overthrow the bourgeoisie, abolishes private property and establish dictatorship of proletariat to transition to communism। ठीक है, ऐसा चाइना में हुआ, ऐसा रशिया में हुआ, और मार्क्स का कहना है कि ऐसा उन सब जगह होगा जहां पे क्लास डिविजन है। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट ऐसे विचारों से बहुत, ठीक है, और लास्ट में क्या बनेगा? आइडियल कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, मतलब एक ऐसी सोसाइटी, क्योंकि वो जो पुराना जो स्ट्रक्चर था वो सब खत्म हो गया, नया स्ट्रक्चर आ गया सोसाइटी का। मार्क्स का कहना था यार कि देखो हो क्या रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे जिसका कंट्रोल है वो सब चीजें कंट्रोल करता है। आपका स्टेट को वो कंट्रोल करता है, आर्ट को वो कंट्रोल करता है, सिनेमा को वो कंट्रोल करता है, ऐसी कोई सी चीज नहीं है, पॉलिटिक्स को वो कंट्रोल करता है, रिलीजन को वो कंट्रोल करता है, मीडिया को वो कंट्रोल करता है। और ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सब स्ट्रक्चर का पार्ट है, फाउंडेशन का पार्ट है। तो जिसने इस पे कंट्रोल कर लिया उसका सब पे कंट्रोल है, स्पोर्ट्स पे कंट्रोल है। एग्जाम्पल के तौर पे अंबानी को ले लीजिए। अंबानी का मीन्स ऑफ कंट्रोल, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल है, हाँ। आर्ट पे कंट्रोल है, हाँ, जियो सिनेमा। ठीक है, सिनेमा पे कंट्रोल है, हाँ है। स्पोर्ट्स पे कंट्रोल है, मीडिया पे कंट्रोल है, पॉलिटिक्स पे कंट्रोल है, हाँ है। तो कुछ बातें सही भी हैं, ऐसा नहीं है कि गलत है। ठीक है, मार्क्स का कहना है कि ये जब तक ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा सोसाइटी का तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल कम्युनिटी का होना चाहिए, ना कि किसी कैपिटलिस्ट क्लास का होना चाहिए। जब कम्युनिटी का होगा तो कम्युनिटी के वेलफेयर में डिसीजन लिए जाएंगे, दैट इज फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। क्यों? क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ऑन एंडिंग एक्सप्लॉयटेशन। यहां पे हर व्यक्ति को उसकी नीड के हिसाब से चीजें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप मर जाओगे, आपको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, ठीक है, आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसकी वजह से वर्कर्स के एलियनेशन खत्म हो जाएंगे, एंडिंग द एलियनेशन कॉज्ड बाय कैपिटलिस्टिक प्रोडक्शन। स्टेटलेस, विदाउट क्लासेस देयर विल बी नो नीड फॉर स्टेट टू मीडिएट द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं बचेगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं बचेगा। तो इस आइडियलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी में स्टेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? है ना, इसमें स्टेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मार्क्स जो है वो ये तक बोलते हैं कि स्टेट एज ए क्लास इंस्ट्रूमेंट है जिस पे किसका कंट्रोल होता है? बुर्जुआजी का कंट्रोल होता है। और जब बुर्जुआजी का कंट्रोल है तो स्टेट किसके फेवर में काम करता है? कैपिटलिस्ट क्लास के। मार्क्स रिलीजन के अगेंस्ट में है। रिलीजन को वो फॉल्स कॉन्शियसनेस मानते हैं कि इंसान रिलीजियस कॉन्शियसनेस के चक्कर में अपने जो हक हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो भूल जाते हैं। मार्क्स फैमिली को भी अपोज करते हैं, यहाँ तक कि आइडियल कम्युनिस्ट सोसाइटी में मार्क्स कहते हैं कि फैमिली भी एक क्लास इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है,
तो ये था मार्क्सिज्म, ठीक है। बहुत सारी बातें मार्क्सिज्म में ऐसी हैं कि जो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो लगातार। एक एक थ्योरी जो हमने पढ़ी है इन सब का क्रिटिसिज्म है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो इनका क्रिटिसिज्म भी समझेंगे। आज मुझे समझाना था क्लास स्ट्रगल कि है क्या। मार्क्सिज्म पे 2-3 वीडियोस बनाएंगे और 2-3 में ये सारा मार्क्सिज्म कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।